हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने विवर्तन के थ्रू एक फॉर्मूला निकाल लिया था, किसका? पथांतर का। ठीक है, और वो हमने पढ़ रहे थे सीधी कोर से विवर्तन वाला पार्ट जो हम पढ़ रहे थे, तो उससे हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, किसका? पथांतर का। तो अब अपन लोग सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि कब तो अदीप्त बनेगा और कब दीप्त बनेगा। तो लिखेंगे, हमने देखो डेल्टा का मान हमारा आ गया था ax स्क्वायर अपॉन 2ba प्लस बी। इसका मतलब a तो था उस सीधी कोर से पर्दे की, उसकी s की दूरी, रेखा छिद्र की दूरी, और पर्दे की इससे सीधी कोर से दूरी थी b, और x थी उस p से p2 बिंदु की दूरी। ठीक है, अब अपन लोग लिखेंगे आगे केस फर्स्ट। इसमें लिखेंगे जब पथांतर डेल्टा बराबर 2n-1 लैम्बडा बाई 2 हो तो हमने एक चीज बताई थी, जब विषम खुलेंगे तो तीव्रता अधिकतम और जब सम खुलेंगे तो तीव्रता न्यूनतम। तो डेल्टा बराबर जब 2n-1 लैम्बडा बाई 2 हो तो बिंदु P2 पर उच्चिष्ठ प्राप्त होगा। तो P2 बिंदु पर उच्चिष्ठ प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है? अतः ax स्क्वायर अपॉन 2ba प्लस बी का मान किसके बराबर होगा भाई? 2n-1 लैम्बडा बाई 2। यहाँ पे x के साथ की जगह xn लिख लेना, ठीक है, क्योंकि हम लोग पहली की बात कर रहे हैं, वलय की, दूसरी की बात कर रहे हैं, तीसरी की बात कर रहे हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है। यहां से हम लोग xn का मान निकालते हैं। यहां से हम लोग क्या करते हैं? xn का मान निकालते हैं। देखिए यहां पे, देखिए एक काम कीजिएगा, उच्चिष्ठ नहीं निम्निष्ठ आएगा। यहां पे निम्निष्ठ क्यों आएगा? क्योंकि हमने जब व्यतिकरण वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने कहा था जब डेल्टा का मान n लैम्बडा आ रहा था तो प्रदीप्त वलय बन रही थी, यानी उच्चिष्ठ, और अगर 2n-1 लैम्बडा बाई 2 आ रहा था तो अदीप्त। तो यहां पर निम्निष्ठ प्राप्त होगा, यानी अदीप्त वलय बनेगी। यहां से हम xn का मान निकालते हैं, तो 2 से तो 2 कट गया, इसको उधर ले जाओ, 2n-1 b इंटू ए प्लस बी लैम्बडा अपॉन ए, और उस पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट। सब तो फिक्स है, सिर्फ xn का मान किसके समानुपाती है? रूट 2n-1 के समानुपाती है। यह किसके लिए है? अदीप्त वलय की त्रिज्या है। अदीप्त वलय की त्रिज्या है। यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि जो k है वो क्या है? यहां पे इसको अपन लिख सकते हैं 2n-1 इंटू k। यहां पे हम लोग मान लेते हैं k जो है वो है, k को बाहर रखती हूं, k रूट 2n-1, इस तरह से k को यहां पे लिख रहा है अंडर रूट b a प्लस बी लैम्बडा अपॉन ए। ये वैल्यू किसकी दे रखी है? इसने k की मान लिया कोई कांस्टेंट है ये k। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? xn की वैल्यू आ गई k अंडर रूट 2n-1। नोट कर लो।
आगे सेम अगला केस सेकंड इसी में कर देते हैं। जब पथांतर डेल्टा बराबर n लैम्बडा हो तो P2 बिंदु पर क्या प्राप्त होगा? उच्चिष्ट। तो P2 बिंदु पर उच्चिष्ट प्राप्त होगा, तो इसकी जगह क्या रख देंगे? n लैम्बडा। यहां से xn की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां पे आ जाएगी प्रदीप्त वलय, ठीक है। तो xn की वैल्यू यहां से निकालते हैं, b a प्लस बी n लैम्बडा अपॉन a पर अंडर रूट। इसकी जगह पे k रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा k अंडर रूट n। यहाँ से xn जो है वो आ गया k अंडर रूट n। ये किसकी? प्रदीप्त वलय की त्रिज्या। नोट करो। रूट 2n करना है ना, एक मिनट, 2 भी आएगा क्या? 2 तो कट नहीं रहा ना यहाँ पे। टू एन बी ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे आएगा रूट 2n। नोट करो। फिर हम निकाल लेंगे फ्रिंज अंतराल। ये तो प्रदीप्त वलय की त्रिज्या है, पहले अदीप्त वलय की त्रिज्या था। आगे करते हैं। अब लिखेंगे प्रथम प्रदीप्त वलय, प्रथम प्रदीप्त फ्रिंज अंतराल। वलय अंतराल भी लिख सकते हो या फ्रिंज अंतराल लिख लो। प्रथम प्रदीप्त फ्रिंज अंतराल क्या होगा? देखिए, पहली और दूसरी दोनों प्रदीप्त वलयों का अंतर। पहले प्रदीप्त वलय की त्रिज्या x1, दूसरे की x2। प्रदीप्त वलय के लिए क्या होता है? k रूट 2n। तो इसके लिए हो जाएगा k रूट 2 इंटू 2 माइनस k इंटू रूट 2 इंटू 1। तो यहां से k रूट 4 माइनस रूट 2 k रूट 4, इसकी वैल्यू ये और इसकी 1.414। जब माइनस कर दोगे 2 में से 1.414 को तो वैल्यू कितनी आएगी? देखिएगा, .586। एक मिनट, ये अदीप्त हाँ सही है, सही है। प्रदीप्त के लिए आ गया 0.586 k। किसके लिए है ये? प्रदीप्त वलय के लिए, रूट 2n लैम्बडा। नोट करो। फिर ऐसे ही द्वितीय प्रदीप्त फ्रिंज अंतराल। क्या होगा? x3 माइनस x2 बराबर k रूट 6 माइनस k रूट 4। इसको सॉल्व करेंगे आप तो वैल्यू आएगी लगभग 0.449, मतलब कम होता जा रहा है, पास आती जा रही है ना k। नोट करो।
यानी कि फ्रिंजें घटती जा रही हैं, इनकी दूरी घटती जा रही है, ये पास आती जा रही है। नोट करो। इसके बाद प्रथम अदीप्त वलय। प्रथम अदीप्त फ्रिंज अंतराल क्या होगा? देखिए प्रथम अदीप्त फ्रिंज अंतराल, इसको निकालने के लिए सेम इसमें भी क्या होगा? x2 माइनस x1 होगा। इसमें होता है √2n-1 के, √2 इंटू 2 माइनस 1 के माइनस ये। और द्वितीय अदीप्त फ्रिंज अंतराल जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.5050 के। सॉल्व करके देख लेना है ना, ये तो आप कर ही सकते हो मैथ्स में। √5 की वैल्यू पता होती है, √3 की वैल्यू पता होती है, तो ये भी देखो घट रहा है, तो इसका मतलब इस तरह से बनती है। पहले मतलब मान लो इतनी दूर थी, फिर थोड़ी पास आई, फिर और पास आई, फिर और पास आई, इस तरह से। ठीक है, तो ये अपना सीधी कोण से विवर्तन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब थर्ड टॉपिक करेंगे इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे एक मिनट सॉरी, एक लाइन लिख लेना इस पूरे के बाद लिखना। अतः स्पष्ट है कि फ्रिंजें स्पष्ट है कि फ्रिंजें असमान अंतराल की बनती हैं, असमान अंतराल की बनती हैं तथा उनका अंतराल घटते क्रम में होता है, तथा उनका अंतराल घटते क्रम में होता है। नोट करो। नोट करो फटाफट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा आयताकार रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन। मतलब ऐसे, जैसे पहले वृत्ताकार था ना ऐसे सर्किल वाला, अब आयताकार ऐसे।
आयताकार रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन। ठीक है, अब अपन इसको करते हैं। मान लिया ये तो एक कोई रेखा छिद्र है एस जिससे प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों के पास क्या है, एक आयताकार रेखा छिद्र है ये इस तरह से, जिस पर एक तरंगाग्र आपतित हो रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू डैश। ये इसका बिल्कुल मध्य बिंदु है, ये रहा ओ, और ये है इस पर पर्दा। ठीक है, अब यहाँ पर ये आयताकार रेखा छिद्र इस तरह से, मान लिया ये लाइट इस पर ऐसे पड़ रही है, एक तो ये वाली यहाँ पे पहुंची बिल्कुल बराबर और दूसरी ये बिल्कुल यहाँ पे पहुंची बराबर। ठीक है, और ये बिंदु जो है इसको हम लोग मान लेते हैं ओ, जो कि ध्रुव है, बीच वाला बिंदु है P, नीचे वाला है F और ऊपर वाला है G, और ये हमारा क्या है, पर्दा। ये है आयताकार रेखा छिद्र, ये यहाँ पर इसको ऐसे लाइट फैल रही है। बना लो डायग्राम। ये यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है ना, जो खाली वाला, ये आयताकार रेखा छिद्र है। ठीक है, आयताकार रेखा छिद्र इस तरह से, ये वाला जो हिस्सा है आयताकार रेखा छिद्र है, नोट करो। किस तरह से बनाएंगे इसको हम, ये रहा और ये रहा, ये आयताकार रेखा छिद्र, ये है ए और ये है बी। ठीक है, नोट करो। फिर इसके बारे में थ्योरी लिख लेंगे। दोबारा से देख लो, ये एक रेखा छिद्र है एस, इससे कुछ दूरी, मान लिया ए दूरी पर, तो ये रखा हुआ है आयताकार रेखा छिद्र इस तरह से, जैसे फोटो फ्रेम होता है ऐसे, और ये पर्दा है। ठीक है, ये आयताकार रेखा छिद्र के कोने हैं, ये ए वाला, ये बी वाला, मध्य बिंदु P है, ऊपर वाला हिस्सा G, नीचे वाला हिस्सा F। ठीक है, अब नोट करो। अब लिखते हैं, माना एक रेखा छिद्र S है, माना एक रेखा छिद्र S है, जिसके कारण उत्पन्न एक बेलनाकार तरंगाग्र जिसके कारण उत्पन्न एक बेलनाकार तरंगाग्र डब्ल्यू डब्ल्यू डैश आयताकार रेखा छिद्र ए बी पर आपतित होता है। आयताकार रेखा छिद्र ए बी पर आपतित होता है। स्रोत S, द्वारक AB और पर्दा तीनों ऐसे लंबवत हैं, तो लिखेंगे स्रोत S, द्वारक AB तथा पर्दा, स्रोत S, द्वारक AB तथा पर्दा परस्पर समांतर व कागज के तल के लंबवत हैं। परस्पर समांतर व कागज के तल के लंबवत हैं। नोट करो, फिर से आगे लिखते हैं। प्रकाशिकी के अनुसार क्या होगा, ये G और F, जहां तक लाइट पहुंच रही है ये वाले हिस्से में प्रकाश होगा, G से ऊपर भी अंधेरा होगा और F से नीचे भी अंधेरा होगा, तो वही चीज लिखेंगे। नोट कर लो फटाफट।
लिखेंगे प्रकाशिकी के अनुसार GF वाला भाग प्रकाश में तथा G के ऊपर व F के नीचे वाला भाग अंधकारमय होना चाहिए। अंधकारमय होना चाहिए। लेकिन विवर्तन के कारण GF वाले भाग में लिखवाती हूँ फिर बताती हूँ। लेकिन विवर्तन के कारण GF वाले भाग में तीव्रता असमान रूप से वितरित होती है। तीव्रता असमान रूप से वितरित होती है। इससे G तथा F परिसीमाओं पर प्रदीप्त व अदीप्त वलयें दिखाई देती हैं। G तथा F परिसीमाओं पर प्रदीप्त अदीप्त वलय दिखाई देती है। इसका मतलब समझो बता दिया था, G और F वाले भाग में तो लाइट रहेगी, G से ऊपर F के नीचे अंधकार रहेगा। लेकिन जब विवर्तन किया गया और देखा गया एक्सपेरिमेंटली तो पता चला कि G और F पर पूरी लाइट नहीं दिखती, बल्कि दीप्त अदीप्त इस तरह का एक विवर्तित पैटर्न दिखता है। तीव्रता असमान रूप से वितरित होने का मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम, जहां ज्यादा वहां प्रदीप्त वलय, जहां कम वहां अदीप्त वलय, यानी कि पहले लाइट फिर अंधेरा, फिर लाइट फिर अंधेरा, फिर लाइट फिर अंधेरा, इस तरह से। और G और F पर भी किस तरह की वलय दिखाई देंगी? प्रदीप्त और अदीप्त वलय दिखाई देंगी। नोट करो इसको, ये इसकी थ्योरी थी। अब इसमें भी 2 केस हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें हमें 2 केस पढ़ने। एक बार तो हम लोग मानेंगे कि जो आयताकार रेखा छिद्र है ये चौड़ा है, एक बार मानेंगे ये सकड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसका केस फर्स्ट लिखेंगे, चौड़े रेखा छिद्र का विवर्तन प्रतिरूप कैसा आता है। तो इसका केस फर्स्ट करते हैं। आप लोग पॉज करके लिख लिया करो भाई। तो अपना केस फर्स्ट करते हैं हम लोग, चौड़े रेखा छिद्र का विवर्तन प्रतिरूप। तो लिखेंगे पहला, चौड़े रेखा छिद्र का विवर्तन प्रतिरूप। इसी में ही है ना।
हाँ अब देखो, इसमें लिखेंगे माना द्वारक AB इतना चौड़ा है कि, द्वारक बोल सकते हो चाहे आयताकार रेखा चित्र बोल सकते हो, द्वारक एक तरह से रुकावट, माना द्वारक AB इतना चौड़ा है कि, माना द्वारक AB इतना चौड़ा है कि इसमें अनेक अर्ध आवर्ती कटिबंध समाहित हों, कि इसमें अनेक अर्ध आवर्ती कटिबंध समाहित हों। अनेक अर्ध आवर्ती कटिबंध समाहित हों तो P बिंदु पर परिणामी आयाम, इस पर, तो P बिंदु पर परिणामी आयाम कैसे निकालेंगे देखिए। तो P बिंदु पर परिणामी आयाम ये होगा E0 बराबर WO प्लस OW डैश भागों के कारण कुल आयाम। बताती हूँ भी, इसका मतलब समझ रहे हो, हमें निकालनी है P पर तीव्रता, तो ये कितने भागों में बटेगी, एक तो WO में और एक OW डैश में, आधे भाग इसमें और आधे इसमें, इन दोनों की वजह से कुल आयाम, यानी कि इस आधे में ये भी एक तरह का तरंगाग्र का भाग है, इसका होगा E01 माइनस E02 प्लस E03 इस तरह से, प्लस इसमें देखो E01 माइनस E02 प्लस E03 इस तरह से, दोनों को सॉल्व किया, इसका क्या आएगा, पूरा हम लोग निकालते हैं E01 बाई 2, इसका भी क्या आएगा E01 बाई 2, टोटल आएगा E01, तो परिणामी आयाम तो आ गया E01 और परिणामी तीव्रता इसका स्क्वायर आएगी। नोट कर लो इसको, और मैं यहाँ से मिटा देती हूँ, अब इस डायग्राम का काम इतना कोई खास नहीं है, होगा तो दोबारा बना देंगे। अतः P बिंदु पर परिणामी तीव्रता I बराबर E01 का स्क्वायर बराबर I1, यानी कि पहले वाले कटिबंध से जो तीव्रता होगी उसके बराबर। अतः P बिंदु के आसपास तीव्रता अतः P बिंदु के आसपास तीव्रता लगभग एक समान रहती है बताऊंगी इसका मतलब भी, लगभग एक समान रहती है परंतु G व F के निकट G व F के निकट तीव्रता में परिवर्तन ठीक उसी प्रकार होता है
तीव्रता में परिवर्तन ठीक उसी प्रकार होता है जैसे सीधी कोर में होता है, जैसे सीधी कोर में होता है। समझो इसका मतलब कि P बिंदु पर तो लगभग एक समान इस I1 के बराबर तीव्रता रहती है, यानी दीप्त टाइप। जैसे जैसे G और F की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे तीव्रता में परिवर्तन कैसे होता है, जैसे हम लोगों ने सीधी कोर में वो ग्राफ पढ़ा था ना, ऐसे ऐसे उस तरह से। तो इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम लोग बनाते हैं, ग्राफ बनेगा इस तरह का। यहां पे ठीक है, ये रहा। ठीक, अब देखो ये है ऊपर तीव्रता I, ये बिंदु है यहाँ पे F, ये बिंदु है यहाँ पे G और ये मध्य बिंदु है यहाँ पे P। ग्राफ किस तरह से परिवर्तित होगा देखिएगा, जैसे सीधी कोर में होता है G और F में इस तरह का था, यहाँ पे सेम इसी का अपोजिट ऐसे, जैसा ऐसा यहाँ बनेगा वहीं ऐसा, वहीं यहाँ ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे ही इसमें बिल्कुल डिट्टो, जैसा इसमें है ना बिल्कुल अपोजिट कर दो वैसा की वैसा ही उसमें बनेगा। कैसे? इस तरह से, जैसे ये फिर यूं और फिर यूं, फिर यूं ऐसे, फिर यूं। इसको हटाओ, बिल्कुल जैसा उधर बनाए ना एग्जैक्ट वैसा इधर बना दो। ठीक है, लाइक दिस। तो ये हमें ग्राफ मिलता है F और G के पास में। नोट कर लो, ये किसकी वजह से हुआ? ये चौड़े रेखा छिद्र की वजह से हुआ। नोट करो फटाफट। तो अभी हमने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आयताकार रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन, इसके हम लोग कह रहे हैं कि दो केस हैं। पहला केस तो चौड़े रेखा छिद्र से, जो कि हमने देख लिया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे संकीर्ण रेखा छिद्र से, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।